की ये सच्ची कहानी दरअसल कारगिल युद्ध से कुछ दिन पहले की है और एक फौजी से संबंधित है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आप कई देर तक, कहानी खत्म होने के बाद आप कई मिनट तक बिल्कुल इसी पूरी घटना पर सोचने के लिए विवश रहेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह भी परिवार बिखर जाते हैं। एक पति के जीते जी, फौजी के जीते जी उसके लापता होने के बाद, उसको पाकिस्तान की कैद में बंद होने के बाद इधर फौज उसको भगोड़ा घोषित कर देती है, लापता घोषित कर देती है, उसकी तमाम जगह बदनामी होती है, लोग परिवार पर टोंट कसते हैं। इस दौरान उसकी माँ की ताने सहते सहते मृत्यु हो जाती है। पत्नी इंतजार कर करके किसी और जगह उसका निकाह कर दिया जाता है। उस फौजी को मृत शहीद मान लिया जाता है, उसको शहीद, घर वाले शहीद मान रहे थे, सेना उसको भगोड़ा मान रही थी, लेकिन वो लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ लग गया और उसको जिंदा पकड़ ले गए और पाकिस्तान की जेलों में कैद कर दिया था। और उसके बाद जो कहानी, पूरी जो कहानी बनी, पूरी फौजी के जीवन में क्या गुजरा, उसकी पत्नी के जीवन में क्या गुजरा, कैसे उसकी कहीं और शादी हुई, कैसे परिवार तहस नहस हुए, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप कहानी खत्म होने के कई मिनट तक सोचने पर मजबूर रहेंगे। आइए जानते हैं पूरी जो कहानी है तफसील से। दरअसल गौतम बुद्ध नगर का गांव है कलौंदा। कलौंदा गांव में पूर्व प्रधान की एक बेटी होती है, उसकी उम्र 18 साल होती है, नाम होता है गुड़िया। गुड़िया अब जो जो शादी की उम्र की जो सीमा है शुरुआत की वो तय करती है, वैसे ही घर वालों को उसकी शादी करने की फिक्र सवार होती है। क्योंकि काफी संपन्न और धनाढ्य परिवार था, पूर्व प्रधान रहे थे, अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, लिहाजा लड़की के लिए एक अच्छे योग्य वर, योग्य दूल्हे की तलाश की जाती है। और उनकी ये तलाश खत्म होती है मेरठ के गांव मुंडावली में। एक फौजी जो इंडियन आर्मी में रहकर देश की सेवा कर रहे थे, उनके रूप में उनकी जो खोज है दूल्हे के लिए वो पूरी होती है। दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद छुट्टी मिलने पर आरिफ शादी करने के लिए घर पहुंचते हैं। दोनों की बड़ी धूमधाम से, खुशहाली से, दोनों परिवारों की रजामंदी से बड़ी धूमधाम से शादी होती है। दोनों साथ रह रहे होते हैं। लगभग 10 दिनों का वक्त बीत जाता है। अब दोनों घुल मिल गए थे और दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे के बारे में समझने भी लगे थे। तभी आरिफ को एक इंडियन आर्मी की तरफ से लेटर प्राप्त होता है। चूंकि उस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी, कारगिल की लड़ाई लग चुकी थी, भारत पाकिस्तान की सीमा जो सेनाएं हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की जंग के मैदान में थी। फौरन आरिफ को उनकी यूनिट की तरफ से, उनकी जो यूनिट है, जो बटालियन है, वहां के कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से पत्र मिलता है कि फौरन छुट्टी आप घर से यूनिट के लिए रिपोर्ट करिए, यूनिट के लिए मार्च करिए, छुट्टियां सारी कैंसिल की जाती हैं। आपको देश की बहुत सख्त जरूरत, आपकी देश को बहुत सख्त जरूरत है, फौरन अपनी यूनिट में रिपोर्ट करें। लिहाजा एक सच्चा सिपाही, बहादुर सैनिक होने के नाते उसने बीवी को जब बताया तो बीवी की आंखों में आंसू आ गए। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी सही से सूखी नहीं थी, पति को दूर जाना पड़ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह समझाया कि जैसे मैं आपका हूं वैसे मैं देश का भी हूं, मैं पहले देश का हूं बाकी बाद में हूं, मैंने देश का नमक खाया है, देश की सेना में काम कर रहा हूं, देश की सीमाओं को इस वक्त हमारी जरूरत है, देश की सीमाएं खतरे में है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, लिहाजा मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, निहायत जरूरी है। और फौरन तैयारी करता है, पूरे परिवार को बताता है। परिवार में एक तरह से एक शोक की घड़ी बन जाती है। चूंकि जब कोई सैनिक घर से जाता है तो परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। और महिलाएं जो है खास तौर से काफी भावुक हो जाती हैं, हल्के दिल की होती हैं, तो आंखों में आंसू आए। लेकिन आरिफ ने सबको ढांढस बताया और कहा मैं बहुत जल्द इस लड़ाई के बाद देश की हिफाजत करके जल्द घर लौटूंगा, आप बिल्कुल मेरी फिक्र ना करें, बस दुआएं करते रहिए। और इस प्रकार आरिफ तमाम सामान अपना पैक करने के बाद सीधे ट्रेन पकड़कर यूनिट रवाना होता है और वहां जाकर के सीधे उसको कारगिल युद्ध में लड़ने का मौका मिलता है, लड़ाई के लिए भेजा जाता है। वहां भयंकर युद्ध चलता है और युद्ध के दौरान एक दिन उसकी यूनिट से एक चिट्ठी एसएसपी मेरठ के दफ्तर पहुंचती है। उसमें लिखा होता है कि ये जवान गायब है, इसका कई दिनों से कोई पता नहीं चल रहा है, लिहाजा इनके घर को सूचना दी जाए। फौरन जो
एसएसपी मेरठ होते हैं वो अपने कुछ जवानों को इस फौजी आरिफ के घर मुंडाली भेजकर बताते हैं कि ये आपका जो बेटा है ये सैनिक है, ये कई दिनों से लापता है, इनका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर परिजन हक्के बक्के रह जाते हैं। पत्नी पागल सी हो जाती है, उसको कुछ अनहोनी का डर सता रहा था। चूंकि युद्ध में ऐसे मामले जब होते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी का जो ख्याल है दिल में आ जाता है, आना लाजिम है। उसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं, एक पत्र और प्राप्त होता है। उस पत्र में सीधा आरिफ को उनकी बटालियन द्वारा बिना जांच पड़ताल किए उनको भगोड़ा घोषित किया गया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि आरिफ लड़ाई के डर से अपनी यूनिट से भाग गया है, यहां से कश्मीर छोड़कर, कारगिल छोड़कर निकल चुका है। वो पत्र सीधे फिर एसएसपी मेरठ महोदय के पास पहुंचता है। वो फिर एक सिपाहियों को उनके गांव भेजते हैं, बताते हैं आपका बेटा लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग चुका है, भगोड़ा हो चुका है, लिहाजा जहां भी हो आपसे संपर्क करें या आपको उसका कोई अता पता लगे फौरन पुलिस को सूचित करें या उसकी नजदीकी जो यूनिट है उसको सूचित करें। लेकिन परिजन जो थे उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आरिफ जिस तरह से बात करता था, देश की सेवा की बात करता था, क्या वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उनका सोचना था आरिफ जरूर किसी खतरे में है, किसी मुश्किल में है, वरना हमारा आरिफ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो हमेशा देश सेवा की बात करता था। अभी चंद दिन पहले उसकी शादी हुई, मात्र 10 दिन की शादी के बाद वो देश के लिए अपनी बीवी को छोड़कर चला गया। बीवी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लिहाजा जो आसपास के इलाके हैं वहां सब जगह आता है, अखबार में आता है कि इनका लड़का भगोड़ा है। लोग टॉन्ट कसते हैं, परिवार पे ताने कसते हैं कि देश सेवा में जाने के बाद, तनख्वाह लेने के बाद, आर्मी का नमक खाने के बाद, लड़ाई के डर से इनका बेटा भागा है। दिन रात ताने पर ताने मिल रहे थे। बीबी एक तरफ परेशान थी, दिन रात दुआएं कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी, दुआएं कर रही थी, किसी प्रकार अल्लाह हमारा जो पति है वापस आ जाए, जिससे हमारा जीवन। नई नई शादी हुई, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और मेहंदी सूखने से पहले ही ये खबर आ गई। और ये कितना बड़ा एक दर्द होगा, चोट होगी पत्नी पर, ये पत्नी ही समझ सकती है इस पीड़ा को। हम आप तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। परिवार के लोग परेशान थे। आरिफ का कोई अता पता नहीं मिल रहा था, कोई पता नहीं चल रहा था। लड़ाई चल रही थी, उसके बाद आरिफ की जो पत्नी है जो लगातार दर्द सह रही थी, ससुराल में ही थी, दिन रात दुआ कर रही थी। और लोग जब इनके घर वाले बाहर निकलते, भाई बाहर निकलते, पिताजी माताजी बाहर निकलती, तो लोग टॉन्ट कसते, लोग इनको चिढ़ाते, इन पे ताने कसते, फप्तियां कसते कि देखो इनका बेटा है, कश्मीर गया था, लड़ाई से डरकर भाग गया, देश को अपनी पीठ दिखा गया, गद्दारी कर गया, देशद्रोही कर गया। इस तरीके से उनकी जो माँ है वो ताने सह सह के बहुत दिन तक जी ना सकी। एक तरफ बेटे का गम, एक तरफ जो बहू बेटी है उसका गम, एक तरफ लोगों के ताने, इन सबके बीच उस माँ का जो है कलेजा बिल्कुल सन्न हो गया, उसकी पीड़ा बढ़ती गई, उसको हृदयघात हुआ और धीरे धीरे बीमार पड़ते पड़ते उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस घटना से पूरा घर टूट गया, सब हिल गए। इधर वक्त गुजर रहा था, धीरे धीरे जो पत्नी है ये अपने कभी मायके आती, जो गुड़िया कभी ससुराल रहती, इस तरह अपना दिन काट रही थी। और एक दिन वो जब एक शादी में गई थी तो वहां आए एक लड़का, उसका नाम होता है तौफीक। तौफीक ये गुड़गांव के, ये हरियाणा का जो पटौदी गांव है जहां के सैफ अली खान, भारत के पूर्व क्रिकेटर नवाब अली पटौदी साहब रहने वाले थे, उस गांव का लड़का इनको शादी में देखता है। और 2000 ये लगभग 2004 के 3 के आसपास की बात है, 2003 से कुछ दिन पहले की बात है। तब वो लड़का इनको देखता है, पसंद कर लेता है। जब लोग बातें करते हैं कि इनका पति लड़ाई लड़ने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, सेना द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, तो उनको देख के वो पसंद करता है और अपने माँ बाप से इस गुड़िया से शादी करने की बात करता है। माँ बाप चूंकि निहायत शरीफ परिवार से थे, उन्होंने एक ऐसी लड़की का दामन थामने के लिए हामी भर दी जिसका कोई सहारा नहीं था, जिसका पति लड़ाई में शहीद हो चुका था। वो शहीद मान रहे थे अपने परिवार, इस बच्चे को, फौजी आरिफ को। लिहाजा दोनों की परिवार की रजामंदी से शादी की तारीख तय होती है। उसके बाद दोनों का निकाह कर दिया जाता है, दोनों साथ रहने लगते हैं। किसी को अब जो गुड़िया जो लड़की है उसको फिर से एक बार अपनी नई जिंदगी में खुशहाली नजर आने लगी थी। उसकी जो जिंदगी काली पड़ चुकी थी, सूनी बेरंगी जिंदगी थी, उसमें फिर से धीरे धीरे तौफीक ने रंग भरने शुरू कर दिए। उसको फिर से एक उम्मीद, एक आस जगने लगी थी कि मेरी जिंदगी सही होगी, खुशियां होंगी, जो उसने सोचा था वैसा होगा। लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर न था, उसके नसीब में ये सब खुशियां बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। युद्ध समाप्त हो गया, काफी वक्त बीते उसके बाद
एक इंटरनेशनल संस्था है वो लगातार सर्वे कर रही थी इंडिया और पाकिस्तान में कि जो एक दूसरे की लड़ाई के दौरान युद्ध बंदी होते हैं, कैदी होते हैं, उनके साथ जहां बंदी हैं वो देश कैसा सलूक कर रहा है उनके साथ। एक जो तय नियम होते हैं, वो कानून होता है, जो बंदियों का कानून है, उसके तहत उन पे उनका व्यवहार किया जा रहा है या नहीं। पाकिस्तान की जेलों में एक टीम पहुंची तो वहां उन्होंने आरिफ को देखा, व्यक्ति से मिले, वो आरिफ था। आरिफ ने उनको एक पत्र दिया, उनसे कहा, उससे पूछा आप कैसे रहते हैं, खाना पीना आपका ठीक ठाक है कि नहीं, आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, मानवीय व्यवहार होता है कि नहीं। तो उसने सारी बातें बताई। उससे कहा मेरा एक काम कर दें, मेरा ये एक पत्र है, इस पत्र को चुपचाप, मेरा ये एड्रेस है, मेरे घर पहुंचा दे किसी तरीके से। लिहाजा फौरन जो संस्था थी उन्होंने पत्र लिया और जब वहां से निकले तो उन्होंने घर के लिए पोस्ट किया। और जब चिट्ठी घर पहुंची तो एकदम कोहराम मचा, हंगामा हुआ कि आरिफ जिंदा है, उसकी पत्नी की शादी हो चुकी है, क्योंकि मां खत्म हो चुकी थी, बाकी जो परिवार थे अब वो उम्मीद में थे। तुरंत मीडिया में ये जगह हेडलाइन बनती है, बिल्कुल इस पर पूरा फोकस होता है मीडिया का। चूंकि उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो इस पर पूरा मीडिया का फोकस रहता है। जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों इस पर एकदम इसको हाईलाइट करते हैं। उस वक्त फिर प्रधानमंत्री द्वारा दोनों देशों में समझौता ये किया जाता है कि एक दूसरे के जो युद्ध बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। लिहाजा दोनों देशों के युद्ध बंदी हैं, जो हमारे युद्ध बंदी थे पाकिस्तान में, वो बाघा बॉर्डर पहुंचते हैं। जो उनके युद्ध बंदी हमारे देश में थे वो भी बाघा बॉर्डर पहुंचते हैं। दोनों देशों के युद्ध बंदियों का आदान प्रदान होता है, छोड़े जाते हैं और अपने लिए जाते हैं। फिर आरिफ भी उन्हीं युद्ध बंदियों में जो शामिल था वो बॉर्डर पहुंचता है, बॉर्डर से सीधे घर निकलता है। और घर जैसे ही पहुंचता है तो लोग पहले से ही, चूंकि अखबार द्वारा ये खबर हो गई थी कि सैनिक वापस किए जा रहे हैं एक दूसरी कंट्री के, तो फिर लोग फूल माला लेकर सैकड़ों की संख्या में हर्ष फायरिंग के लिए असलहा लेकर, लाइसेंसी असलहा लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही आरिफ पहुंचता है, आर्मी के कुछ जवान साथ में होते हैं, भीड़ उनसे आरिफ को छीन लेती है, घोड़ी पे बिठाती है, हार पहनाती है। पूरे गांव में उसका जो भव्य स्वागत किया जाता है, वैसा स्वागत शायद किसी जिंदा फौजी का उससे पहले नहीं हुआ होगा उस आसपास के इलाके में। जो उसका स्वागत, हजारों लोगों की भीड़ जानने के लिए, हैरत में थे लोग कि कारगिल से लापता सैनिक जो पाकिस्तान चला गया, आज वो छोड़ा जा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हजारों लोग अपनी दुकानें बंद करके, मार्केट बंद करके, घर छोड़कर, दुकानें छोड़कर, काम काज छोड़कर लोग उसके स्वागत के लिए, एक झलक पाने के लिए सीधे बस स्टैंड पहुंचे। वहां जब आरिफ को लेकर जो आर्मी के जवान पहुंचते हैं तो सीधे लोग उसे छीन लेते हैं। छीनने के बाद अपने साथ ले आते हैं, फूलों की मालाएं बनाते हैं, हर्ष फायरिंग करते हैं और लगातार घर तक उनका स्वागत करते हैं, जयकारे नारे लगाते हैं, आरिफ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और जैसे ही आरिफ घर पहुंचता है तो सबसे पहले देखता है हमारी बीबी और हमारी माँ कहाँ है। तो लोग बताते हैं माँ खत्म हो चुकी है। तो आरिफ परेशान हो जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। फिर बीबी के बारे में पता करता है, लोग कहते हैं बीबी ने तो आपकी शादी कर ली है और फला गांव में फला व्यक्ति के साथ रह रही होती है। सुनने के बाद आरिफ की जो पैरों की जमीन है खिसक जाती है, उसके आंखों तले अंधेरा छा जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। फिर वक्त गुजरता है, लोग समझाते हैं, लोग उसको बहुत समझाते हैं, परिजन समझाते हैं कि ऐसे ऐसे आप चले गए तो सेना द्वारा आपको भगोड़ा घोषित किया गया, लेकिन हमने आपको शहीद माना। एक बेटी क्या करती, उसको फिर सहारा चाहिए था, उसकी शादी कर दी। ये सुनकर आरिफ पूरी तरीके से टूट जाता है, परेशान बदहवासा हो जाता है और सीधे सारे काम काज छोड़कर सीधे वो मस्जिद की ओर निकलता है। वहीं मस्जिद में रहता है, वहीं नमाज पढ़ता है। एक धार्मिक जो श्रद्धा है उसमें उसका विश्वास जागा और धार्मिक व्यक्ति बन गया। वहीं रहकर चूंकि, लेकिन उसकी जो मोहब्बत थी, शादी के बाद उसकी जो मोहब्बत पैदा हुई थी बीबी के लिए, वो खत्म नहीं हुई थी। उसने जो कई साल पाकिस्तानी जेलों में गुजारे, उसको उसने बीबी के फोटो को आंखों में बसाकर, तस्वीर को आंखों में बसाकर उसने वो दिन काटे। बीबी से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ आए तो कहानी उल्टी थी, पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसको हासिल करने के लिए वो अब भी पूरी तरीके से मुस्तैद था और इसलिए उसने इसके लिए धार्मिक उलेमाओं का सहारा लिया। उसने दरअसल पूरी तरीके से उलेमाओं से ये कहा, जब तक मैं जिंदा हूं क्या मेरी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है? चूंकि ये शरीयत के मुताबिक ये गलत है। जब तक आपका पति जिंदा है आप दूसरी शादी बिना तलाक लिए नहीं कर सकते। उससे पहले आपको उससे तलाक लेनी होगी। अब चूंकि तलाक नहीं हुई थी क्योंकि आरिफ लापता था, तो उसके निकाह हो गया, तो इसको उलेमाओं ने गैर घोषित कर दिया, इसको गलत घोषित किया। ये निकाह नहीं माना गया। जब निकाह नहीं माना गया तो फिर उसके परिजन तक खबर पहुंची। चुकी अब जो गुड़िया के पिताजी थे
उसके परिजन थे वो पूरी तरीके से आरिफ के पास लाने के लिए पक्ष में थे। जो गांव वाले थे, जो रिश्तेदार थे, वो सब आरिफ के पास लाने की गुहार कर रहे थे। लड़की को मेंटली तौर पर पूरा उनको दबा दिया गया, समझाया गया कि तुमको यही आना है। यहां तक कि कहा जाता है कि लड़की के पिता ने कहा यदि तुम इसके पास नहीं आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, शर्म से नदी में कूद कर मर जाऊंगा। लहजा एक बेटी के लिए इतना सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। पर उसने एक प्लान बनाया, सबके कहने पर एक पंचायत हुई। चूंकि उस वक्त वो 7 महीने की गर्भवती भी थी, लगभग 15 महीने उसको शादी के हो चुके थे। 2005-4 में आरिफ आया था। 2003 की शुरुआत में शादी हुई थी। 4 के बीच के आसपास ये आरिफ इंडिया लौटता है पाकिस्तान की कैद से छूटकर। उस वक्त उसके पेट में 7 माह का गर्भ था। फिर पंचायत, बाकायदा पंचायत हुई, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, वहां पत्रकार भी पहुंचे और इस घटना को पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही थी। पूरे देश विदेश में ये खबर छा रही थी। लगातार हर व्यक्ति जानने को व्याकुल था कि इसका अंजाम क्या होगा। इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था। चूंकि एक फौजी से जुड़ा मामला था और फौजी पाकिस्तानी कैद में था, बीवी ने शादी किसी और से कर ली, ये मामला बहुत गंभीर हो रहा था। पंचायत हुई, उसमें लड़की को ये बताने का पूरा प्रयास किया गया कि तुम्हारा निकाह अवैध है, पहले आपका पति ये है, लिहाजा उसको लाने के लिए फोर्स किया गया और ये तय किया गया कि जो बच्चा है वो 10 दिन के बाद, उसके जो जन्म होगा उसके 10 दिन के बाद इसके जो नाना है इमामुद्दीन, उनके यहाँ गौतम बुद्ध नगर भेज दिया जाएगा। अब लड़की से बिना कुछ राय लिए, बिना कुछ पूछे, उसके हस्बैंड, जो नया हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड तौफीक, उससे बिना कुछ पूछे ये सारे फैसले हो गए। चूंकि लड़की को दबाव मानना पड़ा। पूरा जो उनका समाज था, जो आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, माता पिता थे, पति था, इतना उलेमा थे, धर्मगुरु थे, उनका इतना दबाव था कि लड़की कुछ कह नहीं पाई। उसको चुपचाप बच्चा पैदा करने के बाद वहां आना पड़ा। और आने के बाद जब उसका जो बच्चा है उसको सीधे दे दिया गया नाना के यहाँ पालन पोषण के लिए और लड़की को यहाँ रखा गया। लड़की यहाँ साथ में रहने लगी, लेकिन उसको बच्चा छोड़ने का गम था। पिछली जिंदगी से इतना टूट चुकी थी, दोबारा एक सहारा मिला। उसमें भी 15 महीने में काफी घुल मिल गई। उसने इसको जीने का सहारा दिया जब जिंदगी इसकी सुनसान पड़ी थी, वीरान थी, बदहवासी थी, बेरंग बेनूर जिंदगी थी। उसने उसमें रंग भरा, नूर भरा, उसमें हरियाली पैदा की। वो पति भी उसको उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि चूंकि आरिफ के साथ मात्र 10 दिन रही थी और एक तरफ वो दूसरे पति के साथ लगातार 15 महीने रही, तो उसके साथ ज्यादा घुल मिल गई, ज्यादा मोहब्बत हो गई। उसको छोड़ना भी उसके लिए मुश्किल काम था। आरिफ की भी उसको चिंता थी, लेकिन सबके सामने झुकने के बाद उसको आना पड़ा। लेकिन लगातार इन सब गमों से जूझती हुई टेंशन में उसकी हालत लगातार खराब होने लगी। लगातार उसकी हालत खराब हो गई और धीरे धीरे खराब होते होते उसको 2006 के आसपास उसको दिल्ली का जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, RR हॉस्पिटल, जो धौला कुआं स्थित है, पूरे भारत में सबसे बड़ा आर्मी हॉस्पिटल है, वहां भर्ती कराएगा। चूंकि सैनिक की बीवी बन चुकी थी फिर से आरिफ की, तो उसको आर्मी कोटे के तहत मेडिकल जो कि फ्री होता है, तो वहां भर्ती कराया गया। लेकिन लगातार स्वास्थ्य खराब होने के बाद जनवरी 2006 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आरिफ ने दूसरी शादी की, उससे एक बेटी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा ना टिक सकी शादी। उस पत्नी की भी मृत्यु हुई। उसके बाद उसने एक तीसरी शादी की और उसको लेकर के मेरठ के कैंट इलाके में रहने लगा और इस वक्त बताते हैं वो श्रीनगर के आसपास अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है, आरिफ की जीत के आगे उसको जो मान सम्मान मिला, लोगों ने इतना सर पे बिठाया, मीडिया कवरेज मिली, मीडिया की सहानुभूति मिली, उससे उसने जो पत्नी है उसको जबरदस्ती अपने पास बुलाया। उसका बच्चा भी छीना गया, पति भी छोड़ा गया, उसको रखा गया, उससे उसकी जिंदगी खराब हो गई। यदि आरिफ चाहता तो 10 दिन से उसके साथ रहा था, मात्र उधर उसको 15 महीने हो चुके थे, पेट में बच्चा भी था, उसके गर्भ में बच्चा था, तो उसको यही करना चाहिए था कि उसको तलाक देकर छोड़ देना चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रहने दिया जाना चाहिए था। लेकिन आरिफ ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी जिद के आगे उसने पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, खुद की फैमिली भी बर्बाद हुई और उस गुड़िया की जिंदगी खराब हो गई, उसके बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि बच्चा अब नाना के यहाँ है, लगभग बच्चा भी काफी समझदार हो चुका है। आरिफ की ड्यूटी कर रहा है। तौसीफ का कोई अता पता नहीं है, वो भी एक गुमनामी जिंदगी जी रहा है। तौफीक जिसने गुड़िया को सहारा दिया, एक बुरे वक्त में उसकी जिंदगी को रंगीन किया, रोशन किया, उसका भी कोई अता पता नहीं, ठीक ठाक मिल रहा है। और आरिफ चूंकि अब ड्यूटी कर रहा है, इस प्रकार इस घटना का अंत हुआ। घटना कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा।